दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस का प्रमोट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को आप ग्रोथ दिलाना चाहते हैं, चाहे आप जिस भी तरीके का बिजनेस करते हो, जिस तरीके का आपका बिजनेस हो, यानी कि आप कोई संस्थान चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई होलसेल का काम करते हैं या फिर कोई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप केडीबी लाइव के माध्यम से ये काम बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। केडीबी लाइव आपके बिजनेस को प्रमोट करेगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। इसके लिए आपको केडीबी लाइव की ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर पर आप संपर्क करें और अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के लोगों को नीच समझा जाता है। आप अगर बिहार से दूसरे राज्य जाते हैं तो फिर वहाँ के लोग आपको गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। जी हाँ, यानी कि गाली शब्द का प्रयोग करते हैं और बिहारी मतलब गाली शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको बोलते हैं कि तुम बिहारी हो, यानी कि बिहारी होना मतलब नीच। जी हाँ, ये बातें हम नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कही है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश की राजनीति में खलबली मच गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे, यानी कि बिहार को ये किस नज़र से देखते हैं आप और हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। जी हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग बिहार को किस नज़र से देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस बयान पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। बिहार की आरजेडी एवं जेडीयू के साथ ही वामपंथी एवं महाराष्ट्र की शिवसेना के सांसदों ने दिल्ली के गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। वहीं सांसदों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार के संबंध में दिए गए अपने बयान को वापस लिए हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा बिहार या फिर बिहार के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। जहाँ अगर इससे किसी की भावना आहत हुई है तो फिर मैं तुरंत उस बयान को वापस ले लेता हूं। अब सवाल यह है कि क्या अगर किसी को पीटने के बाद माफ़ी मांग लेना ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे ही बिहार के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करके उसे फिर वापस लेना कितना सही है ये आप डिसाइड कीजिए, कमेंट करके हमसे बताइए। मंत्री पीयूष गोयल के इस बयान का आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने विरोध करते हुए माफी मांगने की बात कही थी। मनोज झा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर के मंत्री से माफी मांगने की मांग की थी। मनोज झा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की टिप्पणी बिहार के प्रति भारत सरकार के तिरस्कारपूर्ण रवैये को दर्शाती है। वहीं आज बिहार से जुड़े आरजेडी एवं जेडीयू के साथ ही भाकपा माकपा एवं शिवसेना के सदस्यों ने पीयूष गोयल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए बिहार या फिर बिहारियों को अपमानित करने की किसी भी मंशा से इनकार किया है और अपने बयान वापस लेने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जहां उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गति पकड़ रही थी तो ऐसे समय में स्पाइक पर अलार्म बज गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम पर भी कटाक्ष किया है जो सारण जहर त्रासदी को देखते हुए बिहार का दौरा कर रही है। ये पूछने पर कि क्या ऐसी टीमों ने अन्य राज्यों का दौरा किया था जहां इस तरह की त्रासदी आई थी। नीतीश कुमार ने कहा है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वे यानी कि बीजेपी को लेकर क्या शांत हो गए थे। नीतीश कुमार ने कहा है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बीजेपी को लेकर के क्यों शांत हो गए थे और जब कांग्रेस के लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जो अब गति पकड़ रही है तो फिर वे सतर्क क्यों हो गए हैं। नीतीश कुमार ने पटना में एक समारोह से इतर मीडिया कर्मियों से ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को यात्रा पर आपत्ति क्यों है और वे खुद जुलूस क्यों निकालते रहते हैं। आपको बता दूं कि इसी साल अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए जेडीयू, कांग्रेस और फिर अन्य दलों के साथ गठबंधन में महागठबंधन सरकार के लिए बीजेपी से नाता तोड़ लिया था।
दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया में एक पति को दूसरा निकाह करना महंगा पड़ गया। 12 साल की शादी बचाने के लिए पहली पत्नी ने पति को बीच सड़क पर पकड़ लिया और उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। इस दौरान पहली पत्नी के चंगुल से बचती हुई दूसरी पत्नी मौके से 9-2-11 हो गई। दरअसल दरभंगा के लहरिया सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय के सामने गुरुवार की सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हाईघाट गांव निवासी फुलैया खातून ने अपने पति मोहम्मद गुलाब पर झूठ बोल करके दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। जब फुलैया खातून ने बताया है कि मुझे गुलाब बुरी तरीके से मारता पीटता था, इसलिए मैंने महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। इस बीच गुलाब ने मुझसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी ताकि वह सुधर सके, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इसने मुझसे झूठ कहा है। गुलाब ने दूसरी शादी कर ली है, इसको मैं जेल भिजवा दूंगी। दोस्तों अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। जब अपने संघर्ष और जज्बे से कोई भी मुकाम इंसान हासिल कर सकता है। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के एक टीवी मैकेनिक की बेटी की, जो एनडीए की परीक्षा में 149वां रैंक हासिल करके भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम गर्ल फाइटर पायलट बनने जा रही है। यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला है जिसने फाइटर पायलट में जगह बनाई है, मुस्लिम महिला है। यह कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे से गांव के रहने वाली टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा में 149वां रैंक हासिल की है। यह सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट पर चयनित हुई है। यह सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट महिला होगी। यह साथ ही उत्तर प्रदेश की पहली फाइटर महिला पायलट का खिताब भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। यह बेटी के इस मुकाम पर पहुंचने पर माता पिता के साथ ही गांव वाले भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जहाँ सानिया मिर्जा ने बताया है कि फाइटर पायलट में महिलाओं की संख्या कम है, इसको देखते हुए साथ ही देश की पहली फाइटर पायलट महिला अवनी चतुर्वेदी से प्रेरित होकर के मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद ही मन बना लिया था कि मुझे फाइटर पायलट बनना है। यह यूपी बोर्ड पढ़ाई करने के बावजूद भी आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना ने एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसे देखते हुए भारत में भी डर की स्थिति बनी हुई है। जब वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कोरोना के प्रति सतर्क रहने की जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है ताकि हमारे देश में भी फिर से कोरोना पैर ना फैला सके। यह बिहार में भी कोरोना को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। दरअसल हिंदुस्तानी एवं मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चीन में कोविड के कहर को देखते हुए मैं केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि अविलंब चीन से आने वाले तमाम फ्लाइट पर रोक लगा दे ताकि चीन की महामारी भारत में ना फैल सके। यही राष्ट्रहित भी होगा। जहां आपको बता दूं कि दुनिया में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों के अलावा नीति आयोग के सदस्य समेत अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद लोगों से अपील की गई है कि वे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया है वे बूस्टर डोज जरूर लगा लें। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया है। देश में वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अपने बच्चों को विदेश में नागरिकता हासिल करके वहीं पर रहने की सलाह दी है क्योंकि उनके अनुसार देश का माहौल रहने लायक है ही नहीं। यह दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे बेटियों को कह दिया है कि तुम विदेश में पढ़ाई कर रहे हो तो फिर वही नौकरी भी ढूंढ लो, हो सके तो वही की नागरिकता भी ले लो क्योंकि देश में अब माहौल ऐसा नहीं है कि तुम इस माहौल को झेल पाओगे। वही मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि देश का माहौल किस तरह से खराब हो रहा है ये हर कोई देख रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सही बयान दिया है। जहाँ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए छपरा मामले को उठा रही है। अन्य राज्यों में शराब से हुई मौत पर बीजेपी ने क्यों नहीं मुआवजा दिया है। दूसरी तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि उनका ये बयान बिहार के परिप्रेक्ष्य में सही बैठता है क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार की स्थिति खराब हो गई है। यही कारण है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बच्चों को बिहार में नहीं विदेश में रहने की बात कह रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि देश का माहौल एकदम सही है, देश की सीमा सुरक्षित है।
दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने कैंसर, डायबिटीज, बुखार और हेपेटाइटिस सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाले दवाओं के रेट देश में 40% तक कम हो गए हैं। ऐसा सरकार की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल 119 दवाओं की अधिकतम कीमत तय करने के कारण हुई है। सरकार का इरादा आने वाले समय में NLEM में शामिल कुछ और दवाओं की अधिकतम कीमतें तय करने का है। बुखार में काम आने वाली दवा पैरासिटामोल के दाम अब 12% कम हो गए हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की बैठक में इस सूची में शामिल 119 तरह की फार्मूलेशन वाली दवाओं की कीमत, अधिकतम कीमत प्रति टैबलेट कैप्सूल तय की गई है। जिन मुख्य दवाओं की कीमतों में कमी की गई है उनमें बुखार की दवा पैरासिटामोल, मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन भी शामिल है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चयन कराने वालों को लेकर के जालसाज भी सक्रिय हो गए हैं। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। उद्योग विभाग ने लोगों को फोन और फिर ईमेल पर जालसाजों से सावधान रहने को कहा है। किसी को इसके लिए पैसा नहीं देने की अपील की गई है और CM उद्यमी योजना के तहत नए उद्योग शुरू करने के लिए आवेदकों से उद्योग विभाग ने ऑनलाइन आवेदन मांगा है। 31 दिसंबर तक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना है। जानकारी के अनुसार 20 दिन पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयन को लेकर के जालसाजों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए 4 अलग अलग प्राथमिकी भी उद्योग विभाग के द्वारा दर्ज कराई जा चुकी है। सूत्रों ने बताया है कि विभाग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के तहत पुलिस ने कुछ गैंग की पहचान की है और गिरफ्तारी हो रही है। जो योजना के तहत पूरी तरह पारदर्शी तरीके से आवेदन पत्र ऑनलाइन लिए जाते हैं और उन पर विभाग द्वारा विचार करके निर्णय लिया जाता है। ऐसे में किसी भी बाहरी तत्वों द्वारा इसमें कोई घालमेल किए जाने की गुंजाइश नहीं है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत संबंधित परिक्षेत्र के युवक युवतियों को कुल परियोजना की लागत का 50% अधिकतम रुपये 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, जिसे 7 सालों में यानी कि 84 किस्तों में चुकाना होता है। जबकि स्वीकृत राशि को 50% अधिकतम 5 लाख रुपये विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान सब्सिडी दे है। इस योजना का लाभ केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए मिलता है, जहां इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी दिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एयर होस्टेस और एक पैसेंजर बहस करते हुए दिख रहे हैं। 1 मिनट का ये वीडियो इस्तांबुल से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट में शूट किया गया है। एयर होस्टेस और पैसेंजर में खाने को लेकर के बहस छिड़ गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एयर होस्टेस और पैसेंजर में तीखी बहस हो रही है। एयर होस्टेस ने पैसेंजर से कहा है कि आपके उंगली दिखाने की वजह से मेरी क्रू रो रही है। वीडियो में पैसेंजर कहता है कि ये मुझ पर क्यों चिल्ला रही है। इस पर एयर होस्टेस कहती है कि क्योंकि आप हम सब पर चिल्ला रहे हैं। जब वीडियो में एयर होस्टेस को उसकी सहयोगी शांत कराते हुए नजर आ रही है। एयर होस्टेस ने पैसेंजर से कहा है कि आप इस तरह मेरी क्रू से बात नहीं कर सकते। मैं शांति के साथ आपको सुन रही हूं, लेकिन आपको भी हमारे क्रू का सम्मान करना चाहिए। पैसेंजर ने एयर होस्टेस से पूछा कि उसने उसके क्रू का अपमान कैसे किया। इस पर एयर होस्टेस ने कहा कि वह उसकी क्रू को उंगली से इशारा कर रहे थे। इस बात को सुनकर के पैसेंजर ने एयर होस्टेस को शटअप कहा। जब बदले में एयर होस्टेस ने भी पैसेंजर को यू शटअप कहा। आपको बता दूं कि ये पूरी बातें अंग्रेजी में हो रही थी। फ्लाइट में बैठे एक पैसेंजर ने इस घटना की वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं। जहां उनकी यही अच्छी आदत एक बार फिर से सुर्खियों में रहने की वजह बन गई है। उन्होंने बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के 7 साल की मासूम प्रशांत की मदद की है, जिसका वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हुआ था। सोनू सूद ने प्रशांत को कृत्रिम पैर लगाने के लिए अपने पास बुलाने का वादा किया था। दरअसल प्रशांत सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के मल्हा टोल में एक सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा का छात्र है। पिछले कई सालों से प्रशांत एक पैर के सहारे स्कूल आता जाता है, जब प्रशांत का स्कूल करीब 1 किलोमीटर दूर है। जब कुछ साल पहले डॉक्टरों की एक गलती से प्रशांत ने अपना पैर खो दिया था। प्रशांत को डॉक्टरों ने एक गलत इंजेक्शन लगा दी थी, जिसके बाद उसका पैर खराब होने लगा और आखिर में उसे काट करके हटाना पड़ा। तब जाकर के प्रशांत की जिंदगी बच सकी। इस हादसे ने उसकी पैर छीन ली, लेकिन हौसला नहीं। अपना एक पैर के गंवाने के बावजूद भी प्रशांत ने उम्मीद नहीं खोई। वह रोज स्कूल जाता है। वह अपने घर से स्कूल तक करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लंबे कूद तकनीक का उपयोग करता है और वह भी पीठ पर स्कूल बैग के साथ।
बताया जाता है कि प्रशांत के परिवार के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वे उनकी एक कृत्रिम पैर नहीं लगवा पा रहे हैं। यह पैर नहीं होने के कारण उसे हर रोज़ स्कूल जाने में दिक्कतें होती है, लेकिन वे हर रोज़ अपनी मंजिल तक पहुंचता है। प्रशांत हर रोज़ 1 किलोमीटर तक ऐसे ही एक पैर पर कूदते हुए स्कूल जाता है। इधर फिल्म अभिनेता सोनू सूद भी वीडियो वायरल होने के बाद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रशांत अब अपने एक नहीं बल्कि दोनों पैरों पर कूद करके स्कूल जाएगा। टिकट भेज रहा हूं, चलिए दोनों पैर पर चलने का समय आ गया है। ये बातें सोनू सूद ने कही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिले में ठाकुरगंज प्रखंड के पौवाखाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत डुमरिया पंचायत के डुमरिया में बुधवार सुबह खेत में संदिग्ध अवस्था में एक युवती का शव मिलने से क्षेत्र में भय का माहौल हो गया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग खेत की ओर जा रहे थे, तभी अचानक शव पर नजर पड़ी और गांव में बात हवा की तरह फैल गई। जब पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आजाद अंजुम ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामले की सूचना पौवाखाली थाना क्षेत्र को सूचित किया गया। लड़की शबाना बेगम डुमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 में रहती थी। जब मामले की सूचना मिलते ही पौवाखाली थाना अध्यक्ष रंजन कुमार यादव दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दोस्तों बात करते हैं कि जल्द ही आपको देश के हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने बैग से निकालने की जरूरत नहीं होगी। विमानन सुरक्षा की निगरानी करने वाले संस्था BCAS ने हवाई अड्डों पर कंप्यूटर टोमोग्राफी तकनीक पर आधारित स्नैकर लगाने की सिफारिश की है। इस तकनीक पर आधारित स्नैकर इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने सामान से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकलने की ज़रूरत नहीं होगी। जब मौजूदा वक्त में हवाई अड्डों पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्नैकर हैंड बैगेज के अंदर की चीज़ों की दियामी तस्वीर दिखती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 80 लोगों की जान जाने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। जब विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, जब विधानसभा से लेकर के संसद तक नीतीश सरकार को घेरने का काम बीजेपी और विपक्षी पार्टियां कर रही है। आज तीसरे दिन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम छपरा में है, जहां NHRC के बिहार दौरे पर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की टीम का बिहार दौरा समझ से परे है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दौरे पर मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जहरीली शराब पीकर के यदि किसी की मौत होती है तो फिर वह मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। ऐसे में मानवाधिकार आयोग की टीम का बिहार दौरा समझ से परे है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर के मरे हैं, लेकिन आज तक मानवाधिकार आयोग की टीम जांच के लिए वहां नहीं पहुंची। मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शराब से मौत के बाद मुआवजे का एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। शराब पीकर के लोगों ने गलती की है, शराब पीकर के लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है। ये ह्यूमन राइट वायलेशन का प्रश्न नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि करोड़पति बनने की चाहत में ऑनलाइन गेम की लत कितनी खतरनाक हो गई है। ये बात हैदराबाद के एक किसान की हालात को देख करके समझा जा सकता है। इस किसान को ऑनलाइन गेम में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 92 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जी हाँ, 92 लाख रुपए जो उसके बेटे ने ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में डुबा दिए। यह मामला हैदराबाद के शहबाद मंडल के सीतारामपुर से जुड़ा हुआ है, जहां रहने वाले श्रीनिवास रेड्डी की 10 एकड़ जमीन हाल ही में सरकार द्वारा TSIIC के लिए अधिकृत की गई थी। उन्हें 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से यानी कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला। इस पैसे से वह हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद मंडल के मल्लापुरम में आधा एकड़ जमीन खरीदना चाहते थे। जमीन खरीदने के लिए श्रीनिवास रेड्डी ने 70 लाख रुपए का समझौता किया था और 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पर चुकाए थे। जब बचे हुए 85 लाख रुपए में से श्रीनिवास रेड्डी ने अपने बैंक खाते में 42 लाख रुपए बचे हुए अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के खाते में जमा कर दिए। इसी दौरान युगल के छोटे बेटे हर्षवर्धन रेड्डी, जो हैदराबाद के निजाम कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र हैं, जहां उन्होंने अपने खाते से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। पिता के खाते से अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र करते हुए उसने कहा कि ये उसे भूमि मालिक को भुगतान करेगा। पिता ने भी कोई आपत्ति नहीं की। जिस पैसे को जमीन के बकाया रकम चुकाने के लिए देने थे, उस पैसे को किसान के पढ़े लिखे बेटे ने एक ऑनलाइन कैसीनो में लगा दिया। जल्द ही पैसा डबल करने की चाहत में धीरे धीरे मुआवजे में मिली रकम के साथ साथ घर के भी पैसे दांव पर लगा दिया गया। अंत में लगभग 92 लाख रुपए वे गेम खेलने के चक्कर में हार गया। वहीं पिता ने जमीन के साथ पैसे भी गंवा दिए और अब स्थिति कंगाली हो गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए लगातार बड़े स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत अब छात्रों को फ्री लैपटॉप देने की योजना भी चलाई जा रही है, जहां सरकार के द्वारा छात्रों को टेक्नो फ्रेंडली बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। इस योजना का नाम बिहार फ्री लैपटॉप योजना रखा गया है। राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि आप बिहार राज्य में पढ़ने वाले छात्र विद्यार्थी हैं तो फिर इस योजना का लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। जहां आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के पास कुछ पात्रता होना भी जरूरी है। फ्री लैपटॉप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को सबसे पहले बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। जहां आवेदन करने वाले छात्रों का 10वीं से 12वीं के बीच होना जरूरी है। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल के विद्यार्थियों के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम परीक्षा में 85% अंक लाना जरूरी है। जब वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में कम से कम 75% अंक लाना जरूरी होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुविधा का लाभ केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को कुशल युवा प्रोग्राम पास करना भी जरूरी है। साथ ही परिवार की सालाना आय 6 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए विद्यार्थी सबसे पहले बिहार शिक्षा विभाग योजना एवं विकास श्रम संसाधन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराएं, फॉर्म भरें और OTP के साथ रजिस्टर करें। इस तरीके से और भी कुछ आपको स्टेप फॉलो करने होंगे जो आप करके आप आसानी से इसके लिए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्री लैपटॉप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद कुशल युवा प्रोग्राम सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके लिए मोबाइल नंबर भी आपके पास होनी जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि चीन, अमेरिका समेत देश भर में कोरोना बेकाबू हो चुका है। अब भारत में भी इसका खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले कि देश में हालात बिगड़े, बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के सभी हॉस्पिटल, एयरपोर्ट समेत अन्य भीड़ भाड़ वाले जगहों पर अलर्ट जारी हुआ है। ये बातें स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक के दौरान चर्चा में कही है। प्रत्यय अमृत ने इस बात पर चर्चा की है कि कोरोना के फैलाव से कैसे बचें। साथ ही अगर कोई नया वेरिएंट है तो फिर उसकी जांच पर भी चर्चा हुई। जब बैठक में निर्देश दिया गया है कि अब सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जांच शुरू की जाए, चाहे एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो। इन जगहों पर अलग अलग राज्य और अलग अलग देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इसलिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच शुरू की जाए। साथ ही मॉल, बाजार और अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी सतर्कता जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना जिले में जाति आधारित गणना के लिए क्षेत्र के निर्धारण का काम पूरा हो चुका है। जहां पहले चरण में अब मकानों के नंबरीकरण की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू होगी और 21 जनवरी तक को पूरा कर ली जाएगी। जहां दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी और 30 अप्रैल तक पूरा कर ली जाएगी। साथ ही संपूर्ण गणना कार्य 31 मई 2023 तक पूरा करके सरकार को सौंपने का टास्क दिया गया है। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा। सारी डिटेल बुकलेट में अंकित करने का के साथ ही मोबाइल ऐप में भी एंट्री की जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि कल 22 दिसंबर था, जो साल का सबसे छोटा दिन था। इस दिन रोशनी सिर्फ 10 घंटे 41 मिनट ही रहती है। साल के 4 दिन सबसे अहम होते हैं। जहां 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है तो फिर वहीं 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। इसी तरह 21 मार्च और 23 सितंबर साल के 2 ऐसे दिन होते हैं जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। लेकिन इन तारीखों में ऐसा सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में होता है। इसीलिए 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन क्यों होता है? तो इस साल का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को हुआ है। हालांकि आपके जगह पर भी निर्भर करता है रोशनी और अंधेरे का समय। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाने के समय 22 दिसंबर 2022 को सूर्य मकर रेखा पर लंबित था। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाने के समय 22 दिसंबर 2022 को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत था। मकर रेखा पर लंबवत होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े रहे और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे रहे। दोस्तों बात करते हैं कि गरीबी से परेशान एक महिला के पास जब कोई चारा नहीं बचा तो उसने अपने 3 बच्चों के भोजन के लिए अपने बेटे के शिक्षक से
500 रुपये की मदद मांगी। उसे क्या पता था कि मदद की ये गुहार उसकी जीवन बदल देगी। केरल के पलक्कड़ जिला की रहने वाली सुभद्रा ने इसी साल अगस्त महीने में अपने पति को खो दिया, जहां उसने अपने बेटे अभिषेक के शिक्षक गिरिजा हरिकुमार से मदद मांगी। जहां शिक्षक ने सुभद्रा की दिक्कतों को समझा, जहां उसने अपने छात्र के परिवार की मदद के लिए सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग की शुरुआत की। उन्होंने सुभद्रा के बैंक खाते की जानकारी भी लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए ही शेयर की, जिससे कि पैसे सीधे उसके बैंक खाते तक पहुंचे। देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो गया। 2 दिनों के भीतर ही खाते में 51 लाख रुपए जमा हो गए। गिरिजा ने कहा है कि उन्होंने मेरे से 500 रुपए की मदद मांगी है। जी हाँ, मैंने सुभद्रा को 1000 रुपये दिए। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ करूंगी। इसके बाद वे सुभद्रा के घर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि वे किस हाल में जीवन बसर कर रही थी। गिरिजा ने कहा है कि किचन में मुट्ठी भर अनाज बचे हुए थे, जब बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। सोशल मीडिया पर लोगों ने शिक्षिका गिरिजा की इस पहल की सराहना की है। गिरिजा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सुभद्रा की मदद को लेकर के पोस्ट शेयर होते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ 2 बातें चल रही थी। नंबर 1, उनका आधा बना मकान पूरा हो जाए। नंबर 2, एक माँ को अपने बच्चों की पढ़ाई और उसका पेट पालने के लिए किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। मुझे नहीं पता था कि उनकी आपकी मदद के लिए मैं कैसे आभार प्रकट करूँ। दोस्तों, बात करते हैं कि नए साल में ग्रेजुएट पास छात्रों को सीएम नीतीश कुमार ने अपना वादा निभाते हुए बड़ा गिफ्ट दिया है। ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार ने 20,000 छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 50 करोड़ का आवंटन किया है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्नातक पास करने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मिलेगी, जहाँ इसके तहत सभी छात्रों को 25,000 रुपये मिलते हैं। आपको बता दूं कि सत्र 2022-23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि में बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जानी है। इस योजना और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 2,07,132 छात्रों को प्रोत्साहन राशि मिलनी है। आपको बता दूं कि 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक पास छात्रों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हज़ार रुपये और 2021-22 में 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के नए सेशन के छात्रों को दोगुना फायदा होगा। सीएम नीतीश कुमार छात्रों को शिक्षित करने के लिए हमेशा से प्रोत्साहन करते आए हैं। छात्राएं स्कूल जाए, इसके लिए साइकिल योजना की शुरुआत करने का श्रेय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जाता है। वहीं छात्रों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर नीतीश कुमार कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द छात्रों की लंबित प्रोत्साहन राशि निर्गत करने का निर्देश भी दे चुके थे। छात्रों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजना में से एक है। ये योजना न केवल जोखिम मुक्त रिटर्न प्रदान करती है, बल्कि बेटियों की शादी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए एक योजना बनाने में भी मदद करती है। सुकन्या समृद्धि योजना 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के प्राकृतिक या फिर कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जाता है। हालांकि एक व्यक्ति एक बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता खोल सकता है। इस योजना में प्रति परिवार केवल 2 बालिकाओं को शामिल किया गया है। इस प्रकार दोनों बालिकाओं के लिए एक खाता खोला जा सकता है। हालांकि माता पिता या फिर अभिभावक जिनके 3 बालिकाएं हैं, वे तीसरा खाता भी खोल सकते हैं, बशर्ते वे सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा कर सके हो। सरकार ने कहा है कि सुकन्या समृद्धि खाता तीसरी बच्ची के लिए खोला जा सकता है अगर पहली डिलीवरी के दौरान एक लड़की पैदा हो जाती है और फिर दूसरी डिलीवरी के दौरान जुड़वा लड़कियां होती है, तो इस योजना का लाभ उन्हें भी मिल सकता है। इसीलिए यदि कोई भी व्यक्ति की 3 बालिकाएं हैं और उनमें से 2 जुड़वा हैं, तो तीनों को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कवर किया जाएगा, यानी कि तीनों इसका लाभ ले सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के साथ ही सड़कें भी खराब हो गई है और रेल सेवाएं प्रभावित रही है। जहाँ कश्मीर में 40 दिन का चिल्लई कलां शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण लखनऊ से देवरिया, कुशीनगर और बिहार जाने वाले दर्जन भर गाड़ी आपस में टकरा गए, जिससे 11 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली में कोहरे के कारण 18 ट्रेनें 1.5 से 5 घंटे तक देरी चली। हालांकि दिल्ली हवाई अड्डे पर विमानों का आवागमन सामान्य रहा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में कोहरा छाया रहेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि आशिक मिजाजी का अंजाम कभी कभी जानलेवा साबित हो जाता है। अच्छा, 3 बच्चों की मां के इश्क में पागल एक शख्स देर रात अपने माशूका से मिलने पहुंचा तो फिर शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि वह अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा दिया है। जहां बिहार के भागलपुर से कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मामला बिहार के भागलपुर जिला के कहलगांव सनोखर से सामने आया है, जहां युवक 3 बच्चों की मां के इश्क में इस कदर दीवाना हो गया कि उसे लोक लाज की भी परवाह नहीं रही। यह शख्स बीती रात अपने प्रेमिका से मिलने उसके घर जा पहुंचा। जब घर के लोगों ने उसे चोर समझ करके घेर लिया और जम करके धुनाई कर दी। लोगों ने लाठी डंडे से पीट करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान बांका अमरपुर के गोरगामा के युवक नीतीश कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि ग्रामीणों ने उस युवक को चोर समझ करके पीटा, लेकिन उसके पति ने बताया है कि इस युवक से मेरी पत्नी का अवैध संबंध था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 80 पार कर गया है। यह सरकार छपरा में 38 मौतों की बात कह रही है। बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टियों का दावा है कि आंकड़ा 200 के पार हो गया है। इधर जहरीली शराब से मौत के बाद सरकार का सिस्टम सक्रिय है, जब प्रशासन अभी एक्टिव मोड में आ गया है। इसके बाद एक से एक खुलासे हो रहे हैं। छपरा में शराब के काले कारोबार में करोड़पति अली बाबा के नेटवर्क में 40 लोग थे जो अलग अलग थानों में बट करके शराब की सप्लाई कर रहे हैं। यह खुलासा पुलिस जांच में हुआ है। इधर वैशाली में दिन में बीपीएससी और फिर रात में शराब की सप्लाई करने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि बड़ी संख्या में छात्र किताबों में छुपा करके शराब की डिलीवरी करने का काम कर रहे हैं। मतलब बिहार में शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब का एक नया आर्थिक तंत्र खड़ा हो गया है, जो सिस्टम के समानांतर चल रहा है। ये तंत्र कानून को धता बता करके कुछ पुलिस कर्मियों से मिली भगत करके बिहार में शराब सप्लाई का नेटवर्क चला रहा है और शराब हर जगह उपलब्ध करा रहा है। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शराब की तुलना भगवान की तरह करते हैं और कहते हैं कि शराब भगवान की तरह दिखते हैं। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शराब की तुलना भगवान से करते हैं और कहते हैं कि शराब भगवान की तरह दिखते कहीं नहीं है, लेकिन हर जगह मौजूद हैं। शराब हर जगह उपलब्ध है, बैठे बैठे होम डिलीवरी हो रही है। जितनी चाहे उतनी मात्रा में शराब जब चाहे तब मिल रही है। शराबबंदी के दौरान 5 लाख से ज़्यादा लोग जेल भेजे गए हैं। 45,000 से ज़्यादा लोग हर महीने गिरफ्तार हो रहे हैं। शराबियों की वजह से जेल नर्क बना हुआ है। औसतन 10,000 लीटर और महीने में 3 लाख लीटर देसी विदेशी शराब जब्त किए जा रहे हैं। फिर भी दावा बिहार में शराबबंदी सफल है। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी की वजह से पहली बार जेल जाने वालों के लिए भाजपा राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण जो पहली बार जेल गए हैं उन पर मुकदमे वापस लेकर के सरकार को आम माफी का ऐलान करना चाहिए और ऐसे लोगों को सुधारने का एक मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी, जेपी और लोहिया ने भी शराब पीने वालों को सुधरने का मौका देने की बात कही थी। सुशील मोदी ने कहा कि शराब पीने की आदत या फिर इसकी आसानी से उपलब्धता के कारण जिन्हें शराबबंदी कानून के तहत पहली बार जेल जाना पड़ा वे गरीब लोग हैं और उन्होंने हत्या, बलात्कार जैसे कोई भी गंभीर अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के कारण 4 लाख से ज़्यादा लोग जेल में जा चुके हैं और 3.5 लाख प्राथमिकी दर्ज है और 40,000 लोग अब भी बंदी है। इनमें 90% दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के लोग हैं। ये लोग इतने गरीब हैं कि अपना मुकदमा भी नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए कि जेलों में जगह नहीं है, जब फिर भी हर महीने 45,000 गिरफ्तारियां हो रही है। उन्होंने कहा कि अदालतों पर शराब से जुड़े मामलों का बोझ बढ़ गया है, केवल जमानत के मामले निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम माफी की घोषणा करने से लाखों गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी, अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा और जेलों में जगह बनेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी यानी कि RS भट्टी ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय से बिहार पुलिस के रेंज आईजी से लेकर के थानेदार स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया के जरिए अच्छी छवि के साथ पब्लिक तक पहुंचेगी, जहां अगले 10 दिनों में हर जिले और बटालियन इस पर काम करेंगे। केवल अच्छे काम करने वाले अफसर और सिपाही का काम
इस पर दिखाया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एडवांस प्लान बनेगा। धरना प्रदर्शन जुलूस तक को लेकर के पुलिस तैयार करेगी। या पुलिस आईबी और स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन प्लान बनेगा। भ्रष्टाचार करने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। सभी को सम्मान और जिम्मेदार के नियम का पालन करना होगा। हेराफेरी करने के उल्लंघन करने वालों को दंडित होंगे। डीजीपी ने एसएसपी एसपी किसी भी तरह के समस्या आदि को लेकर के पुलिस मुख्यालय को सीधे रिपोर्ट नहीं करेंगे। रेंज आईजी डीआईजी के माध्यम से ही पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। हालांकि यदि पुलिस पदाधिकारी को किसी भी तरह की व्यक्तिगत शिकायत है तभी वे मुख्यालय आ सकते हैं। सभी पुलिस कर्मियों को समन्वय स्थापित करके काम करने की जरूरत है। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संसद में राज्य को लेकर के की गई केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की टिप्पणी के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी को निशाना पर लिया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा और सदन के नेता पीयूष गोयल के बीच बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है। पीयूष गोयल ने संसद में मनोज झा के भाषण के दौरान कहा था कि इनका बस चले तो देश को बिहार बना देंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देखिए कैसे एक विवेकहीन और अहंकारी केंद्रीय भाजपाई मंत्री सदन के अंदर बिहार और बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनके गृह राज्य महाराष्ट्र से 2,50,000 की परियोजनाएं गुजरात चली गई, लेकिन बेचारे चूं तक नहीं कर सके। यही इनकी हैसियत है। बिहार भाजपा के नकारा सांसदों ने जमीर बेच दिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।